है दोस्तों, मेरा नाम है एनरिके और आप देख रहे हैं लीप ऑफ फेथ। तो आज हम अपने 5वीं वीडियो पे हैं सीरीज़ के। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि एक बेसिक्स हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। यूआरएल के बारे में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि यूआरएल होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका काम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम मैंडेटरी है आपको ये एज अ बिगिनर सीखना, लेकिन इसकी भी जानकारी अगर आपको पहले से ही हो तो ये आपको एक तरह से एडवांटेज ही होगा। आज नहीं तो कल आपको इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा एज अ वेब डेवलपर, क्योंकि आप इंटरनेट पे काम करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट पे जो आपके सामने यूआरएल बन के आ रहा होता है, कोई भी पेज का जो यूआरएल बन के आ रहा होता है, तो उस लिंक क्या मतलब है, वो कैसे उस चीज़ को डायरेक्ट कर रहा है, उस लिंक को पढ़ के आप उसके पार्ट्स के बारे में आप बता पाओ, ये आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वही चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं। दैट्स वाई हमने आज इस वीडियो का नाम रखा है फंडामेंटल्स ऑफ वेब एप्लीकेशन। चलिए हम जल्दी से अपने स्क्रीन पे चलते हैं एंड अपना हम VS कोड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है और आपने प्रॉपरली अगर अपना VS कोड इंस्टॉल किया है तो आप जल्दी से आप अपने कोई भी अपने लोकेशंस पे आप जा सकते हैं। आप अपना एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। Ctrl+Shift+N करके आप दबा दोगे तो आपके सामने एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है। एज पर योर चॉइस आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। VS कोड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एंड यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। अब ये फोल्डर खाली है। अब मुझे इसी फोल्डर को अपने VS कोड के अंदर ओपन करना है। तो अगर आपने मेरे पिछला वीडियो प्रॉपरली देखा है एंड स्टेप बाय स्टेप अगर आपने फॉलो किया है एंड प्रॉपरली आपने इंस्टॉल किया है तो आप जैसे ही अपने फोल्डर के अंदर एंटर करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे आप मेन्यू आपके सामने, जब राइट क्लिक मेन्यू आपके सामने अपीयर होगा तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। अगर आपने प्रॉपरली इंस्टॉल किया है तो आपके सामने ये मेन्यू ऑप्शन आ रहा होगा। बट इन केस अगर आपके सामने इशू आ रहा है, आपने प्रॉपरली इंस्टॉल किया है, आपके सामने VS कोड चल रहा है, लेकिन आप राइट क्लिक मेन्यू आप ओपन कर रहे हो किसी भी फोल्डर के अंदर, ये ऑप्शन आपके सामने दिख नहीं रहा है। तो आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। अगर आपको कोई और फोल्डर राइट क्लिक मेन्यू के थ्रू अगर आपका ओपन नहीं हो रहा, अगर ओपन हो रहा है तो आप डायरेक्टली वहाँ से आप ओपन विथ कोड कर सकते हैं। अगर नहीं ओपन हो रहा है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपके अपनी डायरेक्टरी पे जाइए, जहाँ जो भी आपका फोल्डर है, आप फोल्डर ओपन करने के बाद अपनी डायरेक्टरी पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस डायरेक्टरी के अंदर आपको लिखना है CMD। ये शॉर्ट फॉर्म है कमांड प्रॉम्प्ट के लिए। जैसे आप CMD लिख करके यहाँ पे रखोगे, आप एंटर क्लिक कर दो, सेम फोल्डर आपके CMD में ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपका यहाँ पे फोल्डर CMD कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है CODE कोड, यहाँ पे कोड स्पेस डॉट आप लगा दीजिए एंड एंटर क्लिक कीजिए। जैसे आप एंटर क्लिक करोगे आपका ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। इन केस आपका राइट क्लिक मेन्यू में ओपन विथ कोड नहीं आ रहा है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, और अदरवाइज VS कोड को इंस्टॉल करके आप वापस इंस्टॉलेशन प्रॉपरली करके वहाँ पे आप चेक मार्क इनेबल करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज आपको वापस दोबारा री इंस्टॉल नहीं करना है, आपको उसके इंस्टॉलेशन के साथ कुछ छिड़कानी नहीं करनी है, तो आप इस स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हो। सिंपली आप अपनी डायरेक्टरी पे जाना है, जो भी आपका फोल्डर डायरेक्टरी है यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे मैं CMD आप क्लिक करोगे डायरेक्टली एंड एंटर क्लिक कर देना एंड वो आपका CMD में ओपन हो जाएगा। सेम आपका जो डायरेक्टरी था, यहाँ पे मेरा डायरेक्टरी अभी फिलहाल ड्राइव F है एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है VS कोड के नाम से, वो फोल्डर यहाँ पे ओपन हुआ शो कर रहा है। बस आपको यहाँ पे कोड स्पेस डॉट करके आप एंटर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने VS कोड में ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आपने प्रॉपरली इंस्टॉल करके ओपन विथ VS कोड अगर आपने किया है और ओपन विथ कोड आपने किया हुआ है तो आप अपने फोल्डर को VS कोड के अंदर इस तरीके से ओपन होते हुए देख सकते हो। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ साइड में ऑप्शन आया हुआ है चैट, यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा है अलग से, यहाँ पे आपको ओपन चैट, शो ऑल कमांड्स, ओपन सेटिंग्स, और यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर शो हो रहा है और यहाँ पे आपको आपका फोल्डर का नाम दिख रहा है और यहाँ पे एक्सप्लोरर है ये। ओके, व्हेनेवर आपका कोई और अदर ऑप्शन अगर क्लिक भी हो जाए तो आप वापस इस पे क्लिक करके आप अपने यहाँ पे फोल्डर की कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे आपके सामने ड्रॉप डाउन होगा। आप जो भी कोड लिखने वाले हो वही इस एरिया के अंदर आप लिखने वाले हैं, और ये हम आगे जाकर के इसको यूज करने वाले हैं कि हम कैसे
किसी भी चैट बॉट को हम अपने VS कोड के अंदर इंटीग्रेट करके उसे हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बट ये अभी फिलहाल आपके एज अ बिगिनर यूज नहीं करना है, क्योंकि हम बेसिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हम हर एक चीज का मीनिंग जानने वाले हैं, तो हम हर एक चीज मैन्युअली खुद करके देखेंगे, उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, वो कैसे वो अंडरस्टैंड कर रहा है आपका कंप्यूटर, उसे एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, ये आपको मेथोडोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। वो आपको कैसे एग्जीक्यूट करके दे रहा है, वो आपकी कमांड को क्या समझ रहा है। तो अगर आपको कोई चीज उसको कमांड देना है, कमांड देने से पहले आपको खुद को पहले पता होना चाहिए कि आप उसे क्या कमांड दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर अ बिगिनर आप AI का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। आप खुद से मैन्युअली ट्राई करें हर एक चीज। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की। अगर कोई कॉमन डाउट निकलता है कमेंट्स के अंदर तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक फॉर एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स को उसके अंदर कवर करने की भी कोशिश करूंगा। बट मेरा रिक्वेस्ट है एज अ बिगिनर आप पहले खुद ट्राई करके देखो कि वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। आप AI का अभी फिलहाल हेल्प मत लो, हम आएंगे उसको एग्जीक्यूट, हम अपने प्रोग्राम के अंदर, हम अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर उसे इंक्लूड करेंगे। ऑफ कोर्स हमें अपना वर्क अभी आज के ज़माने में 2026 के अंदर हमें अपने वर्क को स्पीड अप करना ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव टू कम्पीट विद अदर्स ऑल्सो, और हमें अपना वर्क जल्दी कंप्लीट करके देना है। तो इसके लिए हमें AI का इस्तेमाल करना ही है। बट हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप अभी सीखना ज़रूरी है। तो आपको मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद अभी मैनुअली प्रैक्टिस करो। तो हम यहाँ पे जल्दी से एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम डेमो दे देते हैं और TXT करके लिख देता हूँ, क्योंकि हम एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। टेक्स्ट फाइल जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट किया, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जनरेट कोड करके आपके यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है, सेलेक्ट लैंग्वेज, ओके, या फिर डोंट शो, या आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आए। अगर आपको जनरेट कोड करना है तो उसको आपने शॉर्टकट की भी दिया है Ctrl+I। VS कोड यूज करने का ये बिगेस्ट एडवांटेज है आपके लिए। आपको ये बीच बीच में आपकी कोड कंप्लीशन में आपको सजेशन देता रहता है बीच बीच में। तो आप अगर AI को इंटीग्रेट नहीं भी करोगे तो आप जब कोड टाइप करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके आगे का कोड क्या हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करते हुए आपके कोड को ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये बिगेस्ट एडवांटेज है VS कोड को यूज करने का। आप कोई भी लैंग्वेज के अंदर आप काम कर रहे हो, आपके पैटर्न को वो गेस करके आप आगे क्या लिखना चाहते हो वो आपके लिए कोड कंप्लीशन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम एक टेक्स्ट लिख के देखते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ पहले URL होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्मिटी मीन्स आप कहीं पे भी आप ओवरऑल एंटायर इंटरनेट पे देखो, एक सबका पैटर्न सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप यूनिफॉर्म की बात करें, अगर आप स्कूल में आप देखे होंगे तो सब लोग एक ही पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि आप सब सिमिलर लगो, यू ऑल आर इक्वल, सो सबको सिमिलर ड्रेस कोड ही फॉलो करना पड़ता है। इन द सेम वे इंटरनेट वर्ल्ड पे जब भी कोई भी एड्रेस ट्रैवल करता है उसकी एक यूनिफॉर्मिटी होता है कि सभी को इसी स्ट्रक्चर में ही फॉलो करना है। ओके, so that's why the word is being used here, uniform resource locator। रिसोर्स मीन्स जैसे कि हमारे लिए रिसोर्सेज क्या होते हैं? फूड, वाटर, शेल्टर। ओके, ये सब चीजें हमारे लिए रिसोर्सेज है। बट इंटरनेट के लिए रिसोर्स क्या होता है? इंटरनेट के लिए रिसोर्स होता है डेटा। डेटा उसके लिए रिसोर्स होता है, एंड उस डेटा को लोकेट करने का काम कि वो कहाँ पर है इस वक्त इंटरनेट में, उसे लोकेट करने का काम हमारा ये URL करता है। और उसे लोकेट करने का भी एक प्रॉपर पैटर्न है, इसकी वजह से इसका नाम दिया गया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक वेबसाइट पे यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल ये हुआ है, एक्चुअली ये मेरा खुद का वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं अभी फिलहाल वर्क कर रहा हूँ। ये मेरा एक स्टोर है। ओके, उसका यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैं माउस होवर कर रहा हूँ, VS कोड ऑटोमेटिकली आपके लिंक्स को डिटेक्ट कर लेता है, इवन आप टेक्स्ट फाइल्स के अंदर हो तो भी। जनरली टेक्स्ट फाइल्स के अंदर जब भी हम कोई लिंक्स लिखते हैं उसे एज अ टेक्स्ट ही कंसीडर करता है कोई भी टेक्स्ट एडिटर। बट हम लोग जो यूज कर रहे हैं VS कोड, ये मल्टीपल चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। टेक्स्ट कौन सा है, नंबर्स कौन से हैं, ये फिर या फिर आपका लिंक्स कौन सा है, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपका VS कोड डिटेक्ट कर पाता है। तो
इसके वजह से यहाँ पे अंडरलाइन भी आ गया है एंटायर वेबसाइट के पास, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपको उस वेबसाइट की तरफ रिडायरेक्ट करेगा। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करना चाहते तो भी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस क्लिक मीन्स आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की को दबा करके आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम इस URL को ब्रेक डाउन करते हैं, इसके पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से आपके सामने आता है सबसे पहला HTTP और HTTPS। दो तरह के हमारे पास रूल्स होते हैं। ये एक्चुअली हमारे प्रोटोकॉल्स है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म भी आपके लिए लिख देता हूँ। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, and S stands for your security. ओके, सेम आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP के लिए होता है, एंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी इज फॉर HTTPS। अब इन दोनों के बीच में फर्क क्या है एंड ये क्या काम करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान के चल लेते हैं, हम एक ट्रैफिक सिग्नल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी गाड़ी अगर रोड पे जाना है तो आपको एक ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक रूल्स का पालन करना जरूरी है। क्यों? ताकि हम लोग स्मूथली ड्राइव कर सके रोड के ऊपर और हम और किसी अदर व्हीकल्स को डिस्टर्ब ना करें, वो अपनी लेन पे इजीली ट्रैवल कर सके, हम अपनी लेन पे इजीली ट्रैवल कर सके, ताकि जिस पोजीशन से हम निकले हैं और जिस डेस्टिनेशन पे हम पहुंचना चाहते हैं ये स्मूथली हो पाए। इसीलिए हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। ओके, इन द सेम वे इंटरनेट के ऊपर भी जब डेटा को ट्रैवल करना होता है उसे भी एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ताकि आपके ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक ये डेटा को ट्रैवल इजीली करवा पाए। तो जैसे ही हम कोई भी इंटरनेट के ऊपर हम कुछ चीज सर्च करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वेबसाइट हो गया, ये वेबसाइट ही अगर सर्च करना है और इंटरनेट पे हमें इसके फाइल्स को फेच करना है, तो ये अपनी लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपके कंप्यूटर से उस सर्वर पे जहाँ पे फाइल स्टोर है उस सर्वर तक पहुंच के वहां से फाइल को फेच करके वापस आपके सर्वर तक आने के लिए इन्हें एक सेट ऑफ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, एंड वो रूल्स डिफाइन करता है को ओवर द इंटरनेट पे कैसे ट्रैवल करना है। इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है, आप यहाँ पे अल्फाबेट देख सकते हैं सिक्योरिटी का। ओके, यहाँ पे आप S अल्फाबेट देख सकते हो, द वर्ड द अल्फाबेट S स्टैंड्स फॉर योर सिक्योरिटी। तो अब इसमें फर्क क्या है? HTTP में और HTTPS में फर्क क्या है? HTTP जनरली उन वेबसाइट्स के लिए हम यूज करते हैं जहाँ पे आपको कोई भी इनपुट नहीं लेना है, या फिर आप कोई मनी रिलेटेड से कोई चीज आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो, या फिर आप कोई पर्सनल डेटा यहाँ पे रिसीव नहीं कर रहे हो। इसके रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज आप कोई भी वेबसाइट ऐसा कुछ नहीं बना रहे जिसके अंदर आप कुछ कस्टमर्स है या फिर आपके विजिटर्स है, जो भी आपके वेबसाइट के व्यूअर्स है, उनसे आप कोई इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहे हो, या फिर कोई ट्रांजैक्शन आपके उस वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, तो आप HTTP पे जा सकते हो। HTTP पे आप उन वेबसाइट्स को देखोगे जहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स हो, या फिर कोई ओपन सोर्स वेबसाइट्स हो जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ डाउनलोड करना है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए हो सकता है, उससे रिलेटेड वाले सारे वेबसाइट आप HTTP वाले देख सकते हो। HTTPS जो S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर से ले रहे हो, या फिर आप कोई भी उस वेबसाइट के थ्रू ट्रांजैक्शंस करने वाले हो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए HTTPS का यूज होता है। S स्टैंड्स फॉर योर सिक्योरिटी, एंड आपके वेबसाइट को एक SSL सर्टिफिकेट के थ्रू गुजरना होता है। ये SSL सर्टिफिकेट जब आप रिसीव करते हो अपने वेबसाइट के लिए, तभी आपका वेबसाइट HTTP से HTTPS में कन्वर्ट होता है। बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके वेबसाइट जो भी बनते हैं वो HTTP में ही बनते हैं, until unless जब तक आप SSL सर्टिफिकेट नहीं ले रहे होते। SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, मतलब आपके एंटायर वेबसाइट के ऊपर एक सिक्योर लेयर का आपके लिए प्रोवाइड करता है, ताकि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर कोई भी आप डेटा ट्रैवल करवा रहे हो आपकी वेबसाइट के थ्रू, वो डेटा इनक्रिप्ट रहेगा, ताकि कोई भी हैकर्स आपके वेबसाइट पे जब डेटा ट्रैवल कर रहा हो तो वो आपके डेटा को आपसे हैक करके वो आपके पर्सनल डेटा को या फिर आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को आपके वेबसाइट से ले ना पाए। ओके,
तो इसके लिए हमें HTTPS वेबसाइट्स ही यूज करना चाहिए। और जैसे ही वो डेटा ट्रैवल कर रहा है किसी सर्वर की तरफ, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे हमारे डेटा को इंक्रिप्ट करके रखता है, ताकि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी हैकर आपके डेटा को प्रॉपरली मतलब आसानी से उसको रीड ना कर पाए, डिकोड ना कर पाए। तो उसे वो इंक्रिप्ट करके रखता है। जब तक वो सर्वर पे नहीं पहुंचता या फिर रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे इंक्रिप्ट से डिक्रिप्ट वो नहीं करता। एंड जब तक वहां से वापस आपका रिस्पॉन्ड नहीं आता है आपकी लोकेशन तक, वो वापस उसी प्रोसीजर में आता है, वहां से इंक्रिप्ट होकर के आपकी डेस्टिनेशन लोकेशन पे वो इंक्रिप्ट होकर के आता है, एंड वो आपकी लोकेशन पे पहुंचने के बाद ही डिक्रिप्ट होता है। तो इसके लिए हम HTTPS वेबसाइट को यूज करते हैं। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, या फिर आप कोई ऐसा वेबसाइट है जिसके अंदर आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है इंफॉर्मेशन को, उसमें कोई इनपुट नहीं ले रहे हो, तो आप HTTP की तरफ जा सकते हो। इसके बाद सेकेंड आता है आपका www. जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे कुछ लोग W3 भी बोलते हैं, बिकॉज 3 W's आते हैं, दैट्स व्हाई W3 भी बोलते हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब, www वेब भी बोलते हैं। ये सारे इसी के ही नाम हैं, ओके, पॉपुलरली इसी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब अगर आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यूँ समझो वर्ल्ड वाइड वेब एक लाइब्रेरी है, एक ह्यूज लाइब्रेरी है, जहाँ पे आपने दुनिया की सारी किताबें उस लाइब्रेरी के अंदर मिल जाते हैं। या फिर यूँ समझो कि एक ऐसा पॉपुलर लाइब्रेरी है आपकी लोकेशन का कि हर रीडर उसी लोकेशन पे आकर के कोई भी बुक हो उसको जो चाहिए उसी लोकेशन पर, उसी लाइब्रेरी पे आकर के अपना वो बुक ढूंढता है एंड रीड करता है, या फिर वो अपने पास रेंट करता है। सो इसीलिए हम सारे वेबसाइट्स को www में ही जाकर के वेबसाइट अपने क्रिएट कर रहे होते हैं। तो एक तरह से वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का ह्यूज लाइब्रेरी कलेक्शन है हमारे वेबसाइट्स का, जहाँ पे हम अपनी सारे वेबसाइट्स को उस लाइब्रेरी में जाकर के प्लेस करते हैं, एंड जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, रीडर्स हैं, वो आकर के विजिट करते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर, और आपकी वेबसाइट को वहाँ पे फाइंड आउट करके उसे वो विजिट करता है, रीड करता है, या फिर आपको जो भी उसके साथ इंटरेक्शन करवाना है वो उसके रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज करता है वहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट, स्टोर। ये एक सब डोमेन है, ओके, एंड इसके बाद हमारा आता है अब सेकंड मोड, एंड ये होता है आपका डोमेन। डोमेन आपका वेबसाइट का नाम होता है, जो कि इंटरनेट वर्ल्ड में यूनिक रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी वेबसाइट को। सब डोमेन के अंडर में एक और आप इसी के अंडर में एक और नाम क्रिएट कर रहे होते हो, ओके। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं, जैसे कि गूगल के ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप google.com आप सर्च करो, वहाँ पे आपको google.com यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगा। बट आप जैसे मैप्स सर्च करोगे, वहाँ पे maps.google.com करके आएगा। तो यहाँ पे मैप्स क्या हो गया, मैप्स google.com के अंदर एक सब डोमेन यहाँ पे जनरेट हुआ है, मीन्स गूगल का ही एक वेबसाइट है, उसी वेबसाइट के अंदर ही आपको एक और डोमेन खरीदने के लिए आप अलग से कोई और जगह पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इसी डोमेन के अंडर पे ही एक और डोमेन को क्रिएट कर रहे होते हो, ओके। जैसे कि आप एक यूँ समझो कि आपकी हायरार्की यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, जैसे आपकी फैमिली मेंबर्स हो गए, तो आप एज अ चाइल्ड आप अपने पेरेंट को कनेक्टेड रहते हो, तो अगर आपका घर का कोई एड्रेस बता रहा होता है, तो उसी घर के एड्रेस पे ही आपके फादर अगर रिकॉग्नाइज है, तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आप उनके लड़के हो करके, या फिर आप उनकी बेटी हो बोल करके। तो उसी तरह से सब डोमेन भी ऐसे ही काम करता है, जो मेन डोमेन होता है उसके अंडर सब डोमेन रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मेन आपका कोई भी एक्सपेंसिव डोमेन होगा एंड उसका सब डोमेन उसके साथ कनेक्टेड होकर के वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। जरूरी नहीं है आपको सब डोमेन क्रिएट करना है, बट आप नया डोमेन खरीदने के जो नया डोमेन पे आप एक्सपेंस करने से अच्छा उस एक्सपेंसेस को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने ही
रिकॉग्नाइज्ड डोमेन के अंडर पे सब डोमेन क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपका मेन डोमेन ऑलरेडी ट्रैफिक क्रिएट कर चुका है आपकी वेबसाइट के लिए। अगर आप नया डोमेन लोगे तो फिर वापस आपको उसको ट्रैफिक के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम एंड मनी। तो उसकी जगह पे क्या करते हैं, हम सब डोमेन ले लेते हैं, ताकि जो ऑलरेडी पहुंच गया है ट्रैफिक डोमेन की तरफ, वो सब डोमेन की तरफ भी रिडायरेक्ट हो जाएगा करके। ये बेस है जिस तरीके से हम अलग अलग डोमेन्स क्रिएट करके अपने वर्क को डिवाइड या फिर हमारे सेग्रीगेट करके उसे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सिंपल डोमेन के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट्स। ये आपके सोर्स या फिर आपके जितने भी आपने जो फाइल्स अपलोड किया हुआ है, आपने जो फोल्डर्स अपलोड किया हुआ है, उसको इंडिकेट करता है। ये सर्वर के ऊपर आप अपनी फाइल्स को जो अपलोड किया है, आपने जो फोल्डर अपलोड किया हुआ है, ये उसे रिडायरेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे फोल्डर का नाम होगा प्रोडक्ट्स करके, डायरेक्टरी के अंदर ये आपका जो पर्टिकुलर फाइल हो सकता है, इमेज हो सकता है, या फिर आपका कोई फोल्डर हो सकता है, ये यहाँ पे प्लेस से करके आपकी डोमेन खत्म होने के बाद यहाँ से आपके फाइल्स के लोकेशंस के बारे में बताना शुरू करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये URL का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, आप अपने डाउट को वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके आपके कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो जब हम इस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हो और आप URL टाइप करके आप वहाँ पे कोई भी आप वेबसाइट पर विजिट कर रहे होते हो, तो आपसे जो सिस्टम से रिक्वेस्ट ब्राउजर के थ्रू आप जो सेंड करते हो, जो सर्वर को हिट होता है, तो सर्वर से आपके लिए 3 फाइल्स को फेच किया जाता है। यहाँ पर वो 3 फाइल्स होते हैं। पहला होता है आपका HTML फाइल, दूसरा होता है आपका यहाँ पे CSS फाइल, तीसरा होता है आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल। अगर आपने पिछले वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इनका रोल क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपके लिए आई बटन के ऊपर उस वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो कि HTML क्या करता है, CSS क्या करता है और जावास्क्रिप्ट क्या करता है। तो ये 3 फाइल्स आपकी, जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट मेंशन करते हो एज अ क्लाइंट, आप सर्वर को जब भी आप कोई रिक्वेस्ट प्लेस करते हो, तो आपके लिए ये 3 फाइल्स को फेच किया जाता है। एंड ये 3 फाइल्स का कॉम्बिनेशन ही आपका ब्राउजर आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले कर रहा होता है। आपको एक और चीज के बारे में बताना भूल गया था, TLD के बारे में। TLD का फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन। मींस आपके डोमेन्स जो है उसे रीड करने का जो प्रोसेस होता है, आपके राइट टू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो रीड कर रहा होता है। सबसे पहले आपका यहाँ से रीड होना स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ आपके .com या .in जो भी है उससे साथ वहाँ पे स्टार्ट करता है। उसके बाद आपने जिस डोमेन के साथ, जिस नाम के साथ डोमेन आपने बनाया है, ओके, आपने जो रजिस्टर किया है उसे फेच करता है। उसके बाद फिर आपके सब डोमेन की तरफ, फिर इसके आपका लाइब्रेरी, उसके बाद आपका प्रोटोकॉल की तरफ रिडायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये टॉप लेवल डोमेन जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुआ था उसके बारे में आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ मैं। इंटरनेट की शुरुआती समय में जब इंटरनेट उतना फेमस नहीं हुआ था, जब उसको स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पीरियड में इंटरनेट के जितने भी फाइल्स बन रहे थे उसे हम रूट डायरेक्टरी करके उसके अंदर, फोल्डर के अंदर हम सारे फाइल्स को मैनेज कर रहे थे। बट जैसे जैसे इंटरनेट फेमस हुआ एंड उसको पॉपुलैरिटी मिली, लोग ज़्यादा यूज करने लगे, तो हम उसे एक कैटेगरी के अंदर, एक रूट के अंदर रख करके सब चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो दे कम अप विद द आइडिया कि हम सारे वेबसाइट्स को कैटेगरी वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, कौन सा वेबसाइट किस कैटेगरी के अंदर ले करेगा, तो उसे मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो वहाँ से टॉप लेवल डोमेन की शुरुआत हुई। तो वहाँ से आपका जो फेमस, सबसे पहला जो आपका मोस्टली फेमस जो आपका TLD है वो है .com हम यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। तो वैसा ही आपकी जितने भी अलग अलग वेबसाइट जैसे बनते गए, उन्हें हम एक अलग अलग टॉप लेवल डोमेन के अंडर उसको कैटेगराइज करने लगे। ये वेबसाइट सारे कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ये सारे वेबसाइट हमारे एजुकेशन पर्पस के लिए, ये सारे वेबसाइट गवर्नमेंट पर्पस के लिए। तो ऐसे हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने लगे एंड उसके अंडर हम डोमेन को रजिस्टर करने लगे कि हाँ, इस कैटेगरी के अंदर ये वाला वेबसाइट है हमारा जो रजिस्टर हो चुका है। तो इस तरह से अलग अलग फिर बाद में और कैटेगरीज बनने लगे। तो उसके बारे में आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ पर। जैसे कि कॉमन जो आप सुनते हो TLDs, वो है .com कमर्शियल के लिए, .org
कोई भी वेबसाइट आप कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो वो .org के नाम से बनाते हैं। .net ये हमारे नेटवर्किंग रिलेटेड कोई भी वेबसाइट अगर बना रहे हो जहाँ पे नेटवर्किंग एक्टिविटीज होने वाली है तो इसमें हम .net का इस्तेमाल करते हैं। .edu एजुकेशन पर्पस के लिए, जो भी स्कूल के या कॉलेजेस के या कोई इंस्टीट्यूट्स की आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तो वो .edu से बनते हैं। .gov गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट सारी .gov के अंदर रजिस्टर करवाता है ताकि ये पता चले कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट रिलेटेड है। .in जितने भी वेबसाइट जो भी इंडियन वेबसाइट्स हैं या फिर इंडिया के अंदर जो एक्टिविटीज के रिलेटेड वेबसाइट जो बना रहे हैं उन्हें बाकी वर्ल्ड से नहीं सिर्फ इंडिया के पब्लिक से मतलब है, तो वो सारे वेबसाइट .in की मदद से बनते हैं। .uk यूनाइटेड किंगडम, जैसे हमारे इंडिया के लिए IN है, ऐसा हर एक पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए अलग अलग यहाँ पे TLDs बने हुए हैं। यूके के लिए ये, यूनाइटेड किंगडम के लिए यूके है, जर्मन के लिए DE है, पाकिस्तान के लिए PK है। ऐसा आप अलग अलग वेबसाइट्स आप यूज कर, अलग अलग डोमेन यहाँ पे बनते गए, अलग अलग कैटेगरीज बनते गए जिसके अंदर आपकी डोमेन रजिस्टर होते हैं। उसके अलावा जो आजकल के बहुत फेमस जो TLDs हैं, .shop हो गया, .store हो गया, .online हो गया, .app हो गया, .site है, .tech है, .ai है। जैसे कि आपको कोई शॉप ओपन करना है, आपका रनिंग शॉप है और उसको कोई ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो आप .shop की मदद से आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवा सकते हैं। या फिर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर आपको सेटअप करना है, ओके, आपके पास एक जहाँ से आप स्टोर हैंडल कर रहे हो और उसको ऑनलाइन ही हैंडल करवाना है तो आप .store के अंदर अपने डोमेन को रजिस्टर करवा सकते हो। इसके अलावा .online है, आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस आपको रन करवाना है या फिर ऑनलाइन आपको कोई इंटरनेट आपका सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, इसका ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है, तो उसके रिलेटेड आप .online आप जा सकते हो। आपने कोई वेब ऐप बनाया है, उसे आप ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो .app का आप डोमेन ले सकते हो। .site हो गया, ऐसा कोई वेबसाइट जो आप सिर्फ डिस्प्ले करना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ दिखाना है तो उसके रिलेटेड आप .site का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई टेक टीम है या फिर आप टेक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वीडियोस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आप .tech आप यूज कर सकते हो। .ai आपने खुद का कोई AI मॉडल बनाया है, कोई भी आप इमेज प्रोसेसिंग हो सकता है, चैट रिलेटेड हो सकता है या फिर ऑडियो रिलेटेड हो सकता है, कोई भी आपने एक AI मॉडल बनाया है तो उसके लिए आप .ai डोमेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जो आपकी वेबसाइट कैटेगरी वाइज में अरेंज किया जाता है, जिससे इंटरनेट के अंदर हम अपने फाइल्स को एक प्रॉपरली मैनेज करना पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा आप इंटरनेट पे रिसर्च करें या फिर आपने फेवरेट कोई भी AI से आप क्वेश्चन करें कितने अलग अलग और नए TLDs अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप खुद रिसर्च करें, आप खुद वेबसाइट से URLs को पढ़ना सीखें, ओके। जो भी आप इस वीडियो के अंदर जान रहे हो उसे आप खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें और मैं चाहता हूँ कि आप जितनी भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो इस वीडियो को देखने के बाद आपने जो भी नया चीज फाइंड आउट किया है, मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आकर के आपने क्या नया पता किया है वो आप आकर कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप मुझे फॉलो अप कर रहे हो, आप जो देख रहे हो वीडियो ये सिर्फ देखने के पर्पज के लिए नहीं कर रहे हो, आप इसे आप साथ में प्रैक्टिस भी करते हो, आप इसे सीखना भी चाहते हो, या आपने इंटरेस्ट ले करके भी मुझे पता चले, जिससे मुझे आगे पढ़ाने में और मोटिवेशन मिलेगा। आप भले ही इस वीडियो को लाइक ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि यस आप मेरे साथ पढ़ रहे हो और आप आगे की प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। एक डायरेक्टली हम HTML CSS या फिर आप कोई भी चीज़ सीखने से पहले आप और अदर वीडियोस में भी आप इस चीज़ को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते थे, बट इस चैनल पर मैं आपको चाहता हूँ कि आपको एक रूट कॉज पता चले कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी, उससे हम आगे और क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं, उसमें इवॉल्वमेंट कैसे आया था और आज एक एज अ वेब डेवलपर आपका रोल क्या है उसके ऊपर। तो आपको रूट्स अगर क्लियर होंगे तो आप उसके ऊपर अपनी चीजें बिल्ड करना इजी हो जाता है। एंड इसके अलावा मैं आपको और एक और टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा स्टैक्स के बारे में, फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस हर एक चीज हैंडल कर रहे होते हैं और हमारी जर्नी वही है। हम जो जर्नी चल रहे हैं उसमें हम फुल स्टैक डेवलपमेंट ही सीख रहे हैं। शुरुआत हम फ्रंट एंड से करेंगे, उसके बाद हम बैक एंड से करेंगे, फिर डेटाबेस को हैंडल करना सीखेंगे। तो ये चीजें भी हम हम अपने फुल स्टैक हैंडल कर रहे हैं और हम जो फुल स्टैक सीख रहे हैं वो है हमारा मर्न फुल स्टैक, MERN मर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा मीन करके भी आप सुनोगे, इनमें सिर्फ फर्क ये है, R का मतलब होता है रिएक्ट, A का मतलब होता है एंगुलर, बस इन्हीं चीजों का फर्क है आपके पास। बाकी सारे एलिमेंट्स MongoDB, Express.js, Node.js ये कॉमन है इन स्टैक्स के अंदर।
रिएक्ट हमारे फ्रंट एंड के लिए बेस्ट टूल माना जाता है। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलप करना है तो रिएक्ट इज द बेस्ट टूल इन द मार्केट। ये डेवलप किया गया फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने रिएक्ट को डेवलप किया एंड ओपनली अवेलेबल करवाया है पब्लिक को। आज कोई भी रिएक्ट को हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकता है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क ऐसा होता है कि आपका एंड टू एंड आपके लिए हैंडल कर रहा होता है। ओके, आपका कैसे रिक्वेस्ट रूट पे आएगा, रीरूट कैसे होगा, उसे हम वापस रिस्पॉन्स अपने रिक्वेस्ट किए गए यूजर की तरफ, कैसे हम क्लाइंट की तरफ अपने सर्वर को रिस्पॉन्ड करवाएं, कैसे सिक्योरिटीज बाउंड्री सेट करें, ये सब चीजें एंगुलर खुद ही हैंडल कर रहा होता है अपनी एंड की तरफ। इसमें कस्टमाइजेशन के लिमिटेशंस होते हैं, आप खुद से इसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। बट मीन में कैसा होता है कि रिएक्ट में आपके इसे लाइब्रेरी है, आपको जो कंपोनेंट आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो, जो आपको कस्टमाइज करना है आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो। अदर आपको कोई और चीज के साथ उसको कंबाइन करना है वो भी आप कंबाइन कर सकते हो। बट एंगुलर के साथ वो पॉसिबल नहीं, पर एंगुलर गूगल के द्वारा डेवलप किया गया हुआ है। सो ये इनके अलावा भी पाइथन फुल स्टैक होता है, जावा फुल स्टैक होता है, .NET फुल स्टैक होते हैं और भी बहुत सारे अलग अलग फुल स्टैक होते हैं। बट इन सब में कॉमन आपके 3 पिलर्स कंपलसरी आपको सीखना ही पड़ता है। आपको HTML सीखना ही पड़ता है, आपको CSS सीखना ही पड़ता है, आपको JS सीखना ही पड़ता है। इन 3 पिलर्स के बाद इनमें बस क्या है कि आपका बैकएंड का लैंग्वेज बदल जाएगा, बैकएंड को हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा आपका, बट ये तीनों को आपको यूज करना ही पड़ता है। फंडामेंटल ऑफ वेब डेवलपमेंट के बारे में आपको आज थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा, इसकी बेसिक रूट्स कहाँ से हैं, आप कैसे URL को रीड कर सकते हैं, ओके, और अदर क्या क्या TLDs हैं, कितने अलग अलग फुल स्टैक्स हैं, ये सब चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर जाना होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को दोबारा देखें। देन ऑल्सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट है कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। एंड मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई कॉमन आपका डाउट्स निकलता है तो मैं उसके ऊपर एंटायरली एक अलग सा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँ। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है MVK और आप देख रहे थे लिपो। ठीक।